नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एनईपी। किसकी बात करेंगे? यहाँ पर एनईपी 2020 है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में हम यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं। क्या मिलने वाला है इस वीडियो में आपको? 2021, 22 और 23 ये दो बार जो आपकी ऑनलाइन एग्जाम हुई है 21-22 में और 22-23 में, उसमें जो पूछे गए हैं सारे प्रश्न यहाँ पर लेकर आया हूं। टोटल 52 प्रश्न पूछे गए हैं, साथ में 15 प्रश्न यहाँ पर वन लाइनर रखे। टोटल लगभग आपको यहाँ पर 70 प्रश्न मिलने वाले हैं एनईपी 2020 के। यदि आपने ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर लिया तो आपके 4 से 5 नंबर कहीं नहीं गए, क्योंकि सारे विषय में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में आपका बाल विकास हो गया है ना, पर्यावरण हो गया, गणित हो गया, हिंदी हो गया, इन सभी में जो एनईपी 2020 के प्रश्न हैं, यानी सारी सब्जेक्ट के प्रश्न यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। उसके पहले छोटी सी जानकारी मैं आपको अभी तक आपने हमारे एप्स ऑनलाइन स्टडी विद डीके को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा। काफी इंपोर्टेंट जानकारी इसमें दी गई है। सभी को रेटिंग जरूर देना है। यहाँ पर सारी चीजें आपको 29 रुपए मिल रही है, यानी कि 1 रुपए में एक टेस्ट। ज्यादा समय सीटेट एग्जाम में नहीं बचा है, तो जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, आपकी बेहतर तैयारी होगी। 30 टेस्ट मात्र 29 रुपए मिल रहे हैं, जल्दी से परचेस कर लीजिए। 1 रुपए में एक टेस्ट आपको मिल रहा है ना। ये आप ही के लिए किया गया है ताकि कोई भी बच्चा फेल ना हो, है ना, सभी अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो 30 टेस्ट है, लगा लीजिएगा। साथ में रामबाण पीडीएफ भी आपको 29 रुपए में मिल रही है, जिसमें थ्योरी मिलेगी, 800 एमसीक्यूज मिलेंगे जो, और इसमें जो थ्योरी और एमसीक्यूज है उसकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलने वाली है। साथ में ऑनलाइन एग्जाम जो 2022-23 में हुई थी उसके 23 पेपर आपको एक साथ मिलेंगे, वो भी 1 रुपए में एक पेपर मिलेगा, ये भी 29 रुपए में मिलेगा। तो सारी चीजें आपको 29 रुपए में मिल रही हैं, तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। यदि आप के पास पैसे नहीं है या फिर आप नहीं देना चाहते तो फ्री में भी वहां पर बहुत सारी पीडीएफ उपलब्ध है, तो उनको भी आप पढ़ सकते हैं। तो डाउनलोड जरूर कीजिएगा और रेटिंग जरूर दे दीजिएगा, है ना। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं एनईपी 2020 के बारे में। सबसे पहले पूछे कि सबसे पहले जो शिक्षा नीति आई थी वो कब आई थी, तो आई थी 1968 में। कब आई थी? 1968 में। दूसरी बार कब आई थी? 1986 में। 1992 में संशोधन हुआ था, है ना। 1992 में क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। अभी तक 2 नीतियां आई थी, उसके बाद जो नीति आई थी 2020 में, जो अभी प्रेजेंट में चल रही है ना, इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम से जाना जाता है। और इसकी घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा की गई थी 29 जुलाई 2020 को। कब की गई थी? 29 जुलाई 2020 को। इसके पहले जो पैटर्न चल रहा था आप सभी को पता है, आपने एग्जाम में भी दी होगी, 10x2, यानी कि जो स्कूली का जो समय था, स्कूल का जो समय था वो आप 12 साल देते थे स्कूल में, है ना। लेकिन अब क्या कर दिया गया? पैटर्न बदल दिया गया। पैटर्न क्या है? 5, 3, 3, 4। टोटल क्या रहेगा आपका? 15 साल। पहले 12 साल के लिए आप स्कूल जाते थे, अब 15 साल के लिए जाना पड़ेगा। जो आपके यहाँ पर 3 साल बढ़ाए हैं वो आपके शुरुआती समय बढ़ाया हुआ है ना। यानी कि पहले 6 वर्ष की उम्र में आप स्कूल में यानी कि क्लास में जा सकते थे, लेकिन अब जो आंगनवाड़ी हो गई आपकी, है ना, जो 3 साल बढ़ाए हैं वो इस प्रकार समझिए कि आपको 3 साल कहां पर जाना पड़ेगा आपका, जैसे कि आंगनवाड़ी हो गई, है ना। आंगनवाड़ी के बाद में बाल वाटिका हो गई, आपका प्री स्कूल, ये सारी चीजें वो 3 साल में ऐड कर दिए गए, इसलिए 12 साल से कितना साल हो गया है? 15 साल हो चुका है। साथ में देखिए इन्होंने कितनी स्टेज बताई गई है इनके द्वारा। तो इनके द्वारा जो स्टेज बताई गई है वो 4 स्टेज जो बताई गई है, ये वाली, इनको क्या कहा जाता है ना, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए 5 वर्ष की जो शिक्षा है ये वाली, इसको क्या कहा जाएगा? याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, फाउंडेशन स्टेज। क्या कहते हैं इसको? फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है। उसके बाद की जो 3 वर्ष की शिक्षा है उसे क्या कहा जाता है? प्री पैरेटी स्टेज कहा जाता है। और तीसरी जो 3 वर्ष की शिक्षा है इसे क्या कहा जाएगा? मिडिल स्टेज कहा जाएगा। और जो 4 वर्ष की शिक्षा है उसे क्या कहा जाएगा? सीनियर सेकेंडरी स्टेज कहा जाएगा। इन चारों स्टेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसी पर पूरा मामला डिपेंड है। 5+3+3+4 है ना, इसी पर सारा मामला, यानी कि जो शिक्षा का जो पैटर्न है इसी पर आधारित है। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। यहां पर बात करें 5वीं तक, है ना, जो मातृभाषा, यहां पर देखिए बहुभाषिकता जो है उसको लाया गया है इसके माध्यम से। तो एनईपी 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा किस में होनी चाहिए? वहां की जो मातृभाषा है, जिसको हम स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, उसमें उनकी जो पढ़ाई है बच्चों की वो कराई जाएगी कक्षा 5 तक के लिए। उसके बाद में वो किसी भी प्रकार की भाषा को चुन सकता है, लेकिन कक्षा 5 के लिए अनिवार्य कर दिया गया है मातृभाषा, यानी कि जो स्थानीय क्षेत्रीय भाषा है उसमें आप पढ़ाएंगे, है ना। बात करें यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से हम समझे तो जो पिछला ढांचा था वो क्या था आपका 10+2, यानी कि 6 से 16 वर्ष आपका 10 था
और उसके बाद में 2 आपका 16 से 18 वर्ष की उम्र में था, यानी कि 10 + 2 यानी कि 12 वर्ष है ना। अब क्या कर दिया गया है यहाँ पर देखिए फाउंडेशनल स्टेज, जो यहाँ पर 3 ईयर जो पहले के टोटल 5 लेकिन इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। ये आपका आंगनवाड़ी हो गया, प्री स्कूल या फिर बाल वाटिका है ना, इसमें आपको 3 साल बिताना पड़ेंगे। उसके बाद में आपका जो 2 साल रहेगा फर्स्ट और सेकंड के लिए रहेगा, एज आपकी 6 से 8 रहेगी है ना। उसके बाद में जो 3 है वो कक्षा 3 से 5 तक का रहेगा। तीसरी जो दूसरे नंबर पर आपका आता है प्री प्रेटी स्टेज है ना, ये कक्षा 3 से 5 तक की रहेगी, 8 से 11 आपका। फिर आ गया 3 है ना, इसको क्या कहते हैं मिडिल स्टेज है ना। इसमें आपकी क्लास कौन सी रहेगी, 6 से 8 तक रहेगी, 3 वर्ष तक रहेगी, ये भी 3 वर्ष तक है, ये 6 से 8 रहेगी, एज आपकी 11 से 14 रहेगी। जो चौथी स्टेज है वो उसमें आपको 4 साल कंप्लीट करने होंगे, जिसमें 9 से 12 और एज आपकी होगी 14 से 18 है ना। इस प्रकार से इसको रखा गया है मिडिल और ये सेकेंडरी स्टेज। 4 प्रकार के स्टेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए और मैंने आपको बता दिया है। आगे बात करेंगे हम, यहाँ पर शुरुआत करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो आज का पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है। ये जो प्रश्न है CDP 2021 24 दिसंबर को पूछा गया है, इसमें सारे विषय इंक्लूड है ना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो किसको प्रस्तावित, इसके द्वारा किसको प्रस्तावित किया गया है, अन्वेषण आधारित अधिगम, बिल्कुल अन्वेषण आधारित अधिगम को प्रस्तावित किया है NEP 2020 ने। कथावाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, इसको भी NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित किया गया है। वेधन तथा बार बार अभ्यास, यहाँ पर देखिए वेधन तथा बार बार अभ्यास को NEP 2000 द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया है। चर्चा आधारित कक्षाएं, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए सही कौन सा होगा आपका, पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा कहां पर है, दूसरे वाले विकल्प में, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा रिक्त स्थान होनी चाहिए, किस प्रकार होनी चाहिए। वेतन तथा अभ्यास पर आधारित, अभी हमने इसको कट किया था, इस प्रकार की होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये प्रस्तावित ही नहीं करती NEP 2020 है ना। दूसरा विकल्प है अन्वेषण प्रेरित, अभी हमने पढ़ा है अन्वेषण प्रेरित होने चाहिए, खोज उन्मुखी होना चाहिए कि नहीं। तीसरा विकल्प है पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित, देखिए शिक्षक केंद्रित नहीं होता, बाल केंद्रित होता है ना। तो तीसरा वाला विकल्प भी आपका गलत हो गया। परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख, तो ये भी फोर्थ वाला विकल्प भी आपका सही नहीं होगा। कौन सा होगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि जो शिक्षा है वो आपकी अन्वेषण प्रेरित होनी चाहिए, साथ में खोज उन्मुखी होनी चाहिए। अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी, यानी कि यहां पर भी सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है तीसरा, बुनियादी स्तर पर NEP 2020 किस पर ध्यान केंद्रित करती है। यहां पर देखिए बुनियादी स्तर पर, बुनियादी स्तर, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 4 स्टेज है उसको आपको हिंदी में भी याद कर लेना है कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि जो बुनियादी स्तर है इसी को फाउंडेशनल स्टेज कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए, या फिर जब आप एग्जाम दे तो वहां पर इंग्लिश में भी प्रश्न होगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। तो बुनियादी स्तर पर NEP 2020 किस पर ध्यान केंद्रित करती है, साक्षरता पर, साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर, प्राकृतिक विज्ञान पर, या फिर सामाजिक अध्ययन के शिक्षण पर। यदि आपने NEP पढ़ा होगा, देखिए साक्षरता पर तो ध्यान देगी ही, लेकिन अंक ज्ञान पर भी ध्यान देना होगा। जो बच्चा है उसे जोड़ घटाव भी आना चाहिए। इस पर आपका सही जो उत्तर होगा वो दूसरा वाला होगा। साक्षरता के साथ साथ अंक ज्ञान पर भी जो बुनियादी स्तर बताया गया है, शुरू के जो 5 साल है उसके बारे में यहां पर जिक्र किया गया है, तो सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा 3 से 5 तक EVS एक विषय के रूप में विज्ञान, आपका सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से किसकी अनुशंसा पर एकीकृत किया है। यहाँ पर देखिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा के बारे में पूछा गया है। ये EVS में पूछा गया था, है ना। आपको प्रश्न से ही समझ आ जाएगा किस में पूछा गया है, किस विषय में पूछा गया है। तो NCF 1988, NCF 2005, NCF 2007 या फिर NEP 1986। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए सही आंसर होगा आपका NEP 2005। इंपोर्टेंट प्रश्न था इसलिए रखा है, तो याद रखिएगा NCF 2005 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा को अनुशंसा पर एकीकृत करता है NCF 2005। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार रिक्त स्थान का प्रयोग रिक्त स्थान को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए, तो यहां पर देखिए कंठस्थीकरण, प्रत्यास्मरण, तो कंठस्थीकरण तो होगा नहीं, है ना, कंठस्थीकरण नहीं होगा, है ना।
अनुभव जनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतन या फिर अनुभव जनित अधिगम प्रत्यय स्मरण। यहां पर पांचवे का सही आंसर क्या होगा? देखिए पांचवे का होगा कंठस्थीकरण हमें नहीं करना है, हमें अनुभव प्राप्त करना है। क्या करना है? या फिर अनुभव देना है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो होगा अनुभव जनित अधिगम होगा, साथ में इसका प्रयोग समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। तो यहां पर जो तीसरा वाला विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कंठस्थीकरण जहां पर आ जाए, है ना, रटना जहां पर आ जाए, ये चीजें आपकी एनईपी 2020 में बिल्कुल नहीं होगी, है ना, ये नेगेटिव में चला जाएगा। तो तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका छठा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है? देखिए यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ना है ना। एनईपी 2020 में क्या नहीं सुझाया गया है इसके बारे में आपको बताना है। प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। जो प्रत्येक विद्यार्थी की जो विशिष्ट क्षमताएं होती है उनको पहचानना और उसको बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है एनईपी 2020 के अनुसार। दूसरा विकल्प है आपका रट्टा मारकर सीखने और परीक्षा के लिए सीखने की बजाय, है ना, क्या लिखा है, इसकी बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा वाला विकल्प भी, यहाँ पर नेगेटिव विकल्प को हमें ढूंढना है, यानी कि दो विकल्प आपके सही है, लेकिन यहाँ पर ये सही नहीं माना जाएगा क्योंकि नेगेटिव यहाँ पर विकल्प पूछा गया है। तीसरा विकल्प है सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारित के प्रोत्साहन करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। तो तीसरा वाला विकल्प भी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। फोर्थ विकल्प देखते हैं, बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड को इस्तेमाल करना चाहिए। तो इनाम और दंड का इस्तेमाल इसमें नहीं सुझाया गया है, इसमें प्रावधान ही नहीं है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, तो करेक्ट आपका फोर्थ वाला होगा, है ना। अगला प्रश्न है आपका, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं, यानी कि प्राथमिक कक्षा में कौन सी कक्षा बता रहा है ये, कक्षा 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? ये प्रश्न देखिए इसी प्रकार के प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे गए, तो आपको पता होना चाहिए। मैंने 4 स्टेज आपको बताई थी, है ना, उसको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपको पता होना चाहिए। स्टेज क्या थी? 5 + 3 + 3 + 4, है ना। तो ये वाली जो स्टेज है वो कितने से कितने वर्ष तक की होती है, यानी कि आप यहां पर कक्षा के बारे में जाने तो 1 से 3, है ना, और 3 से 5 वाली ये वाली कक्षा होगी आपकी, ये वाली आपकी 5 से 8 होगी, है ना, और ये वाली आपकी होगी 8 से 12। तो यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए ये वाली 1 से 5 तक पूछा गया है, यानी कि 5 और 3 के बारे में पूछा गया है। तो 5 यानी कि पहली जो स्टेज है वो कौन सी है आपकी? बुनियादी स्तर। कौन सी है? बुनियादी स्तर, जिसे क्या कहा जाता है? फाउंडेशनल स्टेज भी कहा जाता है इंग्लिश में। अब बात करें दूसरी स्टेज, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आरंभिक स्तर, हिंदी में, है ना। क्या कहा जाता है? आरंभिक स्तर। याद रखिएगा, हिंदी में काफी इंपोर्टेंट इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इंग्लिश में से कहते हैं प्रीपेरेटरी स्टेज, है ना, इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए। तो 1 से 5 तक पूछा गया है, यानी कि आपका आरंभिक स्तर होगा और बुनियादी स्तर। ए और सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो मध्य स्तर होता है वो आपका होता है 5 से 8 तक, है ना, और इसे क्या कहते हैं? मिडिल स्तर कहा जाता है, मिडिल स्टेज कहा जाता है। और 8 से 12 वर्ष तक की जो होती है वो सेकेंडरी स्टेज होती है, सबसे लास्ट वाली जो 4 वर्ष तक की रहती है ना। तो आपको इन स्टेजों के बारे में पता होना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न आपसे आगे भी पूछे जा सकते हैं और पूछे ही गए हैं, है ना। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा आपका? ए और सी। 1 से 5 तक पूछा गया है तो ए और सी आपका बिल्कुल करेक्ट होता। यदि 1 से 8 तक पूछता तो ए, बी और सी तीनों करेक्ट होते, लेकिन 1 से 5 तक पूछा गया है तो तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ता में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना होगा, अन्वेषण निर्धारण और खोज आधारित होना चाहिए। जो एनईपी 2020 है वो शिक्षा किसके अनुसार होनी चाहिए इसके बारे में पूछा गया है। कूट में आपको आंसर भी देना है। तो यहां पर देखिए, आप देखेंगे पहला विकल्प केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। क्या पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए और है ही एनईपी 2020। अधिगमकर्ता में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना, थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये भी होना चाहिए। अन्वेषण निर्धारित खोज आधारित होना चाहिए, ये भी आपके विकल्प में आया था और सही पाया गया था, थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो 8वें का आंसर क्या होगा आपका? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि चौथा वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? जो सिफारिश है ये क्या करती है? एनईपी 2020 बहुभाषावाद करती है, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण करती है या फिर मूल्यांकन का मानकीकरण। सरल सा सभी को पता है, 4 विकल्पों के अनुसार हमें आंसर देना है। तो यह क्या करती है? एक भाषावाद नहीं करती, बहुभाषावाद है ना, जो भाषाएं होती है बहुभाषावाद की सिफारिश करती है एनईपी 2020। तो पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यहाँ प्रस्तावित रखती है कि क्या प्रस्तावित रखती है? प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को उनके घर की या फिर स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। आपको पता ही होगा, है ना। क्या पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, 3 विकल्प जाने की आवश्यकता नहीं है। प्राथमिक कक्षाओं में जो बच्चे होते हैं यानी कि 1 से 5 तक, उनको किसमें पढ़ाना चाहिए? जो वहां की मातृभाषा होती है, जिसको मातृभाषा है ना, जिसको स्थानीय भाषा भी कहते हैं, उसमें उसको पढ़ाया जाना चाहिए। तो पहला वाला विकल्प ही आपका सही होगा, है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होने चाहिए? यहां पर देखिए, आकलन के लिए जो अंतर्निहित सिद्धांत हैं उसके बारे में पूछा गया है, क्या होना चाहिए? मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखना और विकास का अनुकूलन करना, विद्यार्थियों को वर्ष के अंत की परीक्षा के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। यहाँ पर देखिए, आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत पूछा गया है, वो ये है कि सभी विद्यार्थियों के लिए उनके सीखने और विकास का क्या करना? अनुकूलन करना, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है? तो वो कौन सा कानून है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, निःशक्त व्यक्ति जिसे समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्व भागीदारी अधिनियम भी कहते हैं, या फिर निःशक्त व्यक्ति अधिनियम कहा जाता है, दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, या फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम। देखिए, ये प्रश्न मुझे काफी अच्छा लगा इसलिए रखा है। तो ये होगा आपका, देखिए इसी में आंसर आपका छुपा हुआ है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पूछा गया है, तो वो होगा आपका दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार, है ना। इसी में इसका जो आंसर है वो छुपा हुआ है, दिव्यांग से याद रखिएगा, दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? देखिए, यही प्रश्न आपका पहले भी पूछा जा चुका है, यही प्रश्न यानी कि रिपीट हुआ है। ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न रिपीट होते हैं। बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो या फिर पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी है, 2 विकल्पों को बदल दिया गया है, लेकिन आंसर आपका वही होगा, बहुभाषावाद, है ना। यहाँ पर पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो ऐसा नहीं है, माध्यम हिंदी, कुछ भी आप, बहुभाषावाद में कई प्रकार की भाषाएं इंक्लूड की गई है। तो भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर यह किस पर बल देती है? बहुभाषावाद पर बल देती है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? देखिए, यहाँ पर प्रश्न वही है, लेकिन चारों विकल्पों को बदल दिया गया है। विकल्प आपका पहला है, लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर, या फिर बच्चों के स्मरण कौशल के मापन पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए, ये जो एनईपी 2020 है वो लचीला होता है। किस प्रकार का जो शिक्षा नीति किस प्रकार की लचीली है, यानी कि लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम होना चाहिए। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? यहाँ पर देखिए, जो एनईपी 2020 है वो मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? एनईपी 2020 के अनुसार आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। देखिए, विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, विद्यार्थियों के सीखने में कमियों व अभाव ताकि उसकी असफलता की स्पष्ट पहचान की जा सके, या फिर विद्यार्थी के रटन की क्षमता की जानकारी। तो यहाँ पर देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य आपको बताना है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसी सहायता दी जा सकती है, ये जानकारी देता है। तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये सीडीपी में पूछा गया है 12 जनवरी को। अगला प्रश्न है आपका, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? यहाँ पर क्या प्रस्तावित करती है एनईपी 2020? आकलन के संदर्भ में आपको बताना है विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उपक्रम के कौशल का परीक्षण, प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, आकलन के योगात्मक तरीके, या फिर परीक्षा के लिए सीखना। आकलन के संदर्भ में आपको एनईपी 2020 क्या प्रस्तावित करती है ये बताना है। तो आपका सही आंसर होगा
यह विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण करती है आकलन के संदर्भ में, एनईपी 2020 है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव करती है? किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव करती है ये आपको बताना है कि यहाँ सीखना की कैसे सीखना है, यहाँ सीखना की कैसे सीखना है। रटकर सीखने की प्रक्रिया तो बिल्कुल नहीं होगा, पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि या फिर मानकीकरण। तो यहाँ पर देखिए बदलाव का जो प्रस्ताव रखती है वो है कि यहाँ सीखना कि आपको कैसे सीखना है ना। तो पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? यहां पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। एनईपी 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? संरचनावादी, व्यवहारवादी, रटने पर आधारित अधिगम, अवधारणात्मक समझ, खोजबीन आधारित अधिगम, ड्रिल और अभ्यास, अधिगम के लिए आकलन या फिर अधिगम का आकलन। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा आपका 18 का? सही आंसर होगा आपका रटने पर आधारित अधिगम। रटने पर आधारित अधिगम नहीं होना चाहिए, इस पर बदलाव चाहती है और अनुशंसा भी की है ना। साथ में अवधारणात्मक समझ, ये जो उपागम है इसमें बदलाव की अनुशंसा करती है एनईपी 2020। तो सेकंड वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में। उपयुक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा या फिर उपरोक्त तकनीकी सुविधाएं। तो यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है कि किस पर बढ़ावा नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर आपका होगा अनिवार्य विशेष शिक्षा पर को बढ़ावा नहीं दिया गया है दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में एनईपी 2020 के द्वारा। तो तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है और सभी को इसका आंसर पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा का ढांचा क्या है? सभी को पता है ना, क्या है? 5+3+3+4 यानी कि पहला वाला ही जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? देखिए अभी तक आपकी जो 2021 और 22 में 22 और 23 में जो एग्जाम हुई है ऑनलाइन है ना, उसमें प्राथमिक स्तर से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए, इस पर फोकस किया गया है ना। तो जितने भी प्रश्न निकल कर आए हैं सारे रखे हैं, इनको याद कर लीजिएगा। सेकंड, थर्ड और फोर्थ को भी आपको देख लेना है। तो यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत मातृभाषा या फिर जो घर की भाषा है, प्राथमिक स्तर मैंने आपको बताया है 1 से 5 तक होता है ना। और ये जो स्तर होता है इसमें किस प्रकार की भाषा के माध्यम से सिखाएंगी 2020 के अनुसार, तो मातृभाषा या फिर जो घर की भाषा होती है, स्थानीय भाषा होती है, उसके माध्यम से ना। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? देखिए मूल्यांकन का उद्देश्य यहाँ पर आपको बताना है क्या है। रटने की क्षमता का परीक्षण, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना या फिर पूरे देश में बच्चों की तुलना करने की मापदंड बताना। 22 का सही आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर प्रश्न वही पूछे जा रहे हैं है ना, लेकिन जो विकल्प है उसको थोड़ा सा बदल दिया जा रहा है। तो यहाँ पर एनईपी 2020 के अनुसार जो मूल्यांकन का उद्देश्य है वो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना है, ना कि रटने की क्षमता का परीक्षण करना है। क्या है? बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए, एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए या फिर योग्यता, यहाँ पर योग्यता लिखा हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा, योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एनईपी 2020 जो मूल्यांकन है किसको प्रस्तावित करती है मूल्यांकन में, इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर कि एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति को पता लगाने के लिए क्या है, मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। तो सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई? किसकी वकालत नहीं की गई है? मैं हर बार आपको बताता हूं, प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो विकल्प हैं आपके यहाँ पर संरचनात्मक समझ पर जोर, योगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में वृद्धि, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी। तो देखिए यहाँ पर जो वकालत की गई है वो की गई है संरचनात्मक समझ पर जोर, ना कि योगात्मक मूल्यांकन,
पाठ्यक्रम में वृद्धि, वृद्धि नहीं कमी की बात की गई है यहाँ पर, है ना, वृद्धि की बात नहीं की गई पाठ्यक्रम में। प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी, कमी की नहीं, यहाँ पर वृद्धि की बात की गई है। तो क्या पूछा गया यहाँ पर, किसकी वकालत नहीं की गई है? तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसकी वकालत नहीं की गई है। रचनात्मक समझ पर जोर की यहाँ पर वकालत की गई है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा किसमें है? आपके फोर्थ वाले विकल्प में, और यही आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरण अध्ययन यानी कि एनईपी 2020 के अनुसार में अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, आपके अनुभव के द्वारा बताना है ना। सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास के चुनाव करना है आपको। पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना, एनईपी 2020 के अनुसार आपको बताना है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना, है ना, यहाँ पर करना लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। क्या है इन 3 विकल्पों में? सही आंसर आपको बताना है कोट में। तो यहां पर देखिए सही आंसर क्या होगा आपका, पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना। आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण कितने से कितने वर्ष तक कौन कौन सी क्लास में होगी, तो 3, 4 और 5 है ना, 3 क्लासों में, और ये एनईपी 2020 में लागू है ये, है ना। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा आगे, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सही आंसर होगा पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना, साथ में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना। ए और बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके हिसाब से आपका सही आंसर क्या होगा? तीसरा वाला, है ना, केवल बी और सी। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों की पाठचर्या में शिक्षा शास्त्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की प्रस्तावना का निरूपण करता है? यहाँ पर देखिए क्या करता है, सभी को पता है, 4 विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं। तो 26 का सही आंसर क्या होगा? मैं यहाँ पर बता दूं आपको कि ये जो प्रश्न पूछे गए हैं ये 2023 के है ना, 2021-22 के समाप्त हो चुके हैं प्रश्न। 25 प्रश्न पूछे गए थे। अब यहाँ पर 22-23 में जो आपके एग्जाम हुई, लेटेस्ट जो ऑनलाइन एग्जाम अभी हुई थी, उसके प्रश्न यहाँ से आपके चालू हो चुके हैं, है ना। तो आपको ये 4 विकल्प पढ़ना है, कूट में आपको आंसर देना है कि सही आंसर क्या होगा। 26 का सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, अधिगम समग्र और एकीकृत होना चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो अधिगम हो कैसा होना चाहिए? समग्र और एकीकृत होना चाहिए। साथ में दूसरा विकल्प देखते हैं, 5-3-3-4 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना, बिल्कुल सही है बी वाला। 5-3-3-4 के ही हिसाब से पुनर्गठित किया गया है एनईपी 2020। तीसरा विकल्प 5-3-3-3, तो ये 5-3-3-3 नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए? 4, यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका गलत होगा। फाउंडेशनल स्टेज में औपचारिक पाठ्यपुस्तकों के अधिगम सम्मिलित होना चाहिए, तो औपचारिक पाठ्यपुस्तकों से अधिगम सम्मिलित नहीं होना चाहिए। 4th वाला विकल्प आपका गलत हो गया। सही क्या है? सिर्फ ए और बी। तो ए और बी कहां पर हम देख लेते हैं इसमें विकल्प में, ए और बी आपके दूसरे वाले विकल्प में है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बारे में पूछा गया है कि इनमें जो बच्चे होते हैं वो संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, इनको समझाने के लिए, इनको सिखाने के लिए। केवल क्षेत्रीय भाषा का, केवल हिंदी भाषा का, केवल अंग्रेजी भाषा का, या फिर बच्चों की मातृभाषा का? तो यहाँ पर जो बच्चों की मातृभाषा जो स्थानीय भाषा है उसका प्रयोग करना चाहिए, यानी कि डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट है। और ये कब से कब तक चलेगी? 1 से 5 तक, है ना। उसके बाद भी इंक्लूड है, लेकिन वो उनकी मनपसंद चॉइस है, लेकिन 5 तक तो होनी ही चाहिए बच्चों की मातृभाषा के अनुसार शिक्षा, है ना। तो 4th वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सीखने या फिर अधिगम के लिए एक अत्यावश्यक और अनिवार्य पूर्वापेक्षा है? क्या है? खेल और शारीरिक स्वास्थ्य है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान है, गणन कौशल विकसित करना है, सभी के लिए शिक्षा है। क्या है? एनईपी 2020 के अनुसार सीखने या फिर अधिगम के लिए एक अत्यावश्यक अनिवार्य विकल्प को आपको चुनना है, क्या है? तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा? देखिए यहां पर सही आंसर होगा आपका बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। ये अनिवार्य रूप से यानी कि अति आवश्यक है। जो 1 से 5 तक का बच्चा है इसमें आपको बुनियादी साक्षरता भी देना, साथ में जो संख्या ज्ञान होता है, जोड़ घटाव वाली जो चीजें हैं, ये अति आवश्यक कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, 3 से 9 वर्ष वाले आयु समूह के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के किस शिक्षण शास्त्रीय उपागम पर अधिक बल और ध्यान केंद्रित किया है? घटना आधारित शिक्षण शास्त्र, भिन्न भिन्न पाठ्यचर्या विषयों में आवाजाही संबंधित उपागम,
खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र या फिर विशिष्ट निर्देशात्मक अभ्यास शिक्षण। 3 से 9 वर्ष वाले आयु समूह के लिए बताना है कि एनईपी 2020 ने किस शिक्षण शास्त्रीय उपागम पर अधिक बल और ध्यान केंद्रित किया है। यहां पर आपका सही आंसर होगा। देखिए मैं हर बार आपको बताता हूं कि आप भी इसका आंसर दे सकते हैं मुझसे पहले, है ना, ताकि आपका आकलन हो सके कि इन प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 से 9 वर्ष वाले जो समूह वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो एनईपी 2020 है वो जो अधिक बल देती है यानी कि ध्यान केंद्रित करती है वो खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र, खिलौने से द्वारा सिखाना, इस पर अधिक बल देती है या अधिक ध्यान देती है ना एनईपी 2020। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुत पुरजोर तरीके से 3 माह की स्कूली तैयारी की मॉड्यूल की अनुशंसा करती है। कितने माह की? 3 माह की स्कूली तैयारी के मॉड्यूल की अनुशंसा करती है, जिससे कि बच्चे रिक्त स्थान स्तर में पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। कौन से स्तर में? पूर्व विद्यालय में, बाल वाटिका में, ग्रेड 1 में या फिर ग्रेड 2 में। तो राइट आंसर क्या होगा? जिसमें कि बच्चे ग्रेड 1 में, किसमें? ग्रेड 1 में जो बच्चे हैं ये ग्रेड 1 स्तर में पढ़ने के लिए तैयार हो सके। यहाँ पर जो तीसरा वाला विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए। यहाँ पर देखिए प्रारंभिक स्तर पर पूछा गया है। किस स्तर पर? प्रारंभिक स्तर पर। और ये कौन सी स्टेज होती है? आपकी दूसरी स्टेज होती है। 5 + 3 + 3 + 4। ये जो दूसरी स्टेज है आपकी 3 साल की, इसे प्रीपेटरी स्टेज कहा जाता है। हिंदी में इसको प्रारंभिक स्तर ही कहा जाता है, जो कि 3 से 5वीं क्लास तक होती है। और यहाँ पर हम यदि 3 साल के लिए होते हैं, कितने? 3 साल, 3, 4 और 5, है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए। एनईपी 2020 के अनुसार रचनात्मक होना चाहिए, नियमित होना चाहिए, सूचनाओं के मात्र ग्रहणशीलता पर केंद्रित होना चाहिए, शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप होना चाहिए। 4 विकल्प है, कूट में आपको आंसर देना है, क्या होगा। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, देखिए 3 से 5 यानी कि 3, 4, 5 क्लास की बात की जा रही है, तो वो रचनात्मक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? रचनात्मक होनी चाहिए, नियमित होनी चाहिए और शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप होनी चाहिए। किसे? शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुसार। तीसरा वाला सूचनाओं के मात्र ग्रहणशीलता पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, जहां पर मात्र आ जाए, है ना, केवल आ जाए, रटना आ जाए। ये 3-4 वर्ड ऐसे हैं जो नेगेटिव की तरफ इशारा करते हैं, वो नेगेटिव ही होते हैं ये, है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका गलत होगा। A, B और D सही होगा। A, B, D कहां पर है आपका? हाँ, 4th वाले विकल्प में है और यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों द्वारा बोली जा रही भाषा और विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम की भाषा में विद्यमान अंतर को क्या किया जाना चाहिए। यहाँ पर अंतर के बारे में, यानी कि बच्चों द्वारा बोली जा रही भाषा और विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम की भाषा में विद्यमान अंतर आपको बताना है कि क्या किया जाना चाहिए। अनदेखी करनी चाहिए, बनाए रखना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए या फिर पाटना यानी कि पुल बनाना चाहिए। तो इसे पाटना चाहिए या फिर पुल बनाना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे बच्चों में सीखने के प्रति लगन और जिज्ञासा उत्पन्न होगी, है ना। तो डी वाला विकल्प आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा फर्स्ट है ना, फर्स्ट है ये, कक्षा फर्स्ट से पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधान एवं शिक्षा ECCE का उद्देश्य क्या होना चाहिए। यहां पर देखिए ECCE का उद्देश्य पूछा गया है। किसका? ECCE का उद्देश्य पूछा गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका फुल फॉर्म जानेंगे कि ECCE का फुल फॉर्म क्या होता है। पहले तो यदि आपको पता है तो वीडियो को पोस्ट कर लीजिएगा और बता दीजिएगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। ECC का फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, है ना। क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछा जाता है सीटेट एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए इसका उद्देश्य आपको बताना है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। किसमें? प्रारंभिक बाल्यावस्था में आपको बताना है। तो शिक्षार्थी में परिकलन कौशलों का विकास करना होगा, शिक्षार्थियों में मूल गणन कौशलों का विकास करना होगा, बच्चों को संख्याओं के नाम लिखना सिखाना है, फिर बच्चों को गिनती एवं गुणन पहाड़े याद करवाना। यहाँ पर देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था कक्षा 1 से पूर्व के पहले की बात की जा रही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहां पर इसका सही आंसर होगा
शिक्षार्थी में मूल गणन कौशलों का विकास करना। किसका? शिक्षार्थी में जो मूल गणन कौशल है उसका विकास करना, ये ECCE का उद्देश्य होता है ना। तो बी वाला विकल्प आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? कौन सी रणनीतियों को बढ़ावा देती है NEP 2020? इसके बारे में आपको बताना है। वेधन, पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास। पहले प्रश्न या फिर दूसरे प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि वेधन, पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास NEP द्वारा प्रस्तावित नहीं की गई है ना। रट कर याद करना ये तो बिल्कुल नहीं, नेगेटिव में चला जाएगा आपका। अन्वेषण आधारित अधिगम, बिल्कुल अन्वेषण आधारित अधिगम होना चाहिए। साथ में चर्चा आधारित अधिगम, है ना। ये दोनों अधिगम जो है वो रणनीति को बढ़ावा देते हैं इन दोनों के प्रति। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तीसरा और चौथा। तीसरा चौथा कहां पर है? तीसरे वाले विकल्प में, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुशंसा करती है कि गणित एवं परिकलन चिंतन पर विद्यालय में सबसे अधिक बल दिया जाएगा से प्रारंभ करके, बुनियादी स्तर से प्रारंभ करके। यहाँ पर देखिए गणित एवं परिकलन चिंतन के बारे में बात की जा रही है। किसके प्रारंभ करके? बुनियादी स्तर, प्राथमिक स्तर, मिडिल स्तर या फिर प्राथमिक स्तर। इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो यहां पर देखिए सही आंसर आपका होगा 35 का बुनियादी स्तर, है ना। जो बुनियादी स्तर है, फाउंडेशनल स्तर जो स्टेज है, पहली स्टेज, उसके बाद प्रारंभ करके, है ना। तो यानी कि बुनियादी स्तर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पहला वाला विकल्प। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल सिद्धांतों के अनुसार सभी विद्यार्थी द्वारा, यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान है ना, क्या है यहाँ पर? रिक्त स्थान तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता की उपलब्धि को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 5। तो यहाँ पर देखिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता की उपलब्धि, इनके बारे में आपको बता चुका हूं किस में आता है। तो ये आपका पहली स्टेज है ना, बुनियादी स्तर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फाउंडेशनल स्टेज। और ये कितने वर्ष तक की होती है? 5 वर्ष की होती है ना। और इसमें जो 1 से 3 वर्ष हैं वो आपकी चले जाते हैं किसमें? आपके आंगनवाड़ी में चले जाते हैं। उसके बाद में जो प्री स्कूल यानी कि बाल वाटिका, इन तीनों में से किसी में भी आप जा सकते हैं। उसके बाद 1 से 3 तक इसमें आपको पढ़ना होता है, स्कूल जाना होता है। तो ये जो स्टेज होती है बुनियादी स्तर, जो 5 साल के लिए उपलब्ध है आपके लिए, इसमें आपको बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान होना आवश्यक है। पहले ऐसा बहुत कम होता था, लेकिन अब जरूरी है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता की उपलब्धि यानी जोड़ घटाव आपको आना चाहिए। इस प्रकार की जो आवश्यकता है वो किसमें होगी? कक्षा 3 तक, 1 से 5 तक यानी कि कक्षा 3 तक, है ना। तो ये पहले स्टेज है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपका, भाषा शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है ना। प्रश्न आपको हमेशा ध्यान से पढ़ना है। पहला विकल्प है शिक्षा के माध्यमिक चरण में विदेशी भाषा का अध्ययन। यहाँ पर देखिए माध्यमिक चरण के बारे में पूछा गया है ना। तो माध्यमिक चरण में आप विदेशी भाषा का अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला वाला विकल्प तो आपका सही है, आपको नेगेटिव विकल्प ढूंढना है। दूसरा है मिडिल और माध्यमिक चरणों में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन बिल्कुल किया जा सकता है। बी वाला विकल्प भी आपका सही है। घर की भाषा यानी कि जो मातृभाषा है निर्देश माध्यम की भाषा के रूप में है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है तीसरा। चौथा विकल्प आप पढ़ेंगे कि विद्यालय शिक्षा के आरंभिक चरणों में से ही अंग्रेजी भाषा माध्यम के रूप में, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी भाषा माध्यम के रूप में प्रारंभिक चरणों में नहीं, प्रारंभिक चरणों में आपकी मातृभाषा या फिर जो घर की भाषा या फिर जो स्थानीय भाषा है उसमें आपको पढ़ना है, यानी कि उसके रूप में, है ना। तो आपका नेगेटिव प्रश्न पूछा गया था, तो फोर्थ वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विशेष बल देती, किस पर विशेष बल देती है? विश्व स्तरीय आधारभूत संरचनाओं के विकास पर, रोजगार देने के प्रबंध पर, मुफ्त शिक्षा देने के प्रबंध पर, या फिर प्रत्येक बच्चे की सृजनात्मक क्षमता के विकास पर। तो जो विशेष बल देती हैं वो देती हैं प्रत्येक बच्चे की सृजनात्मक क्षमता के विकास पर, है ना। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। सरल सा प्रश्न है, सभी को इसका आंसर मुझे लगता है पता होगा। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बुनियादी चरण की अवधि क्या है? यहाँ पर देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, धोखा नहीं खाना। यहाँ पर अवधि पूछा गया है यानी कि वर्ष पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कक्षा नहीं पूछी गई। कक्षा पूछे तो आपकी 1 से 3 होगी, यानी कि 3 वर्ष पर तीसरी कक्षा पर आपको टिक करना है, लेकिन यहाँ पर अवधि पूछी गई है। तो पहली अवधि जो है बुनियादी चरण की है वो कितनी है? 5 है। दूसरी क्या है आपकी? 3 है। तीसरी क्या है आपकी? 3 है। और चौथी क्या आपकी?
4 साल है। तो पहली पूछी गई बुनियादी चरण कहते हैं पहली को, है ना, फाउंडेशनल स्टेज, आपको पता होना चाहिए। तो ये जो होगी 5 वर्ष की होगी, कितनी, 5 वर्ष की। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। दूसरे पूछते तो 3 वर्ष होगी, तीसरा पूछते तो 3 वर्ष होगी, चौथा पूछते तो वो 4 वर्ष होगी, है ना। लेकिन इनको क्या कहा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी नहीं पूछेंगे। जैसे कि बुनियादी चरण पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए 5 वर्ष की होती है ना। उसके बाद में प्राथमिक स्तर के बारे में पूछा जाए तो 3 वर्ष की होती है ना। मिडिल स्टेज कौन सी होती है तो वो 3 साल की होती है। और जो आपका सेकेंडरी स्टेज होती है, जो लास्ट स्टेज होती है, वो 4 वर्ष तक की होती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता एवं सांख्यिकी, ये कौन सा स्तर है? जैसे कि मैंने आपको बताया था पहला स्तर है ना, जिसमें 5 साल के लिए ये स्तर है और 1 से 3 जो कक्षा है उसके लिए ये स्तर बनाया गया है ना। तो इसके बारे में पूछा गया है। इस स्तर तक पहुंचना एक आवश्यक राष्ट्रीय मिशन बन गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बुनियादी सांख्यिकी का अर्थ क्या है? उसे बुनियादी स्तर भी कहा जाता है ना, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर बुनियादी सांख्यिकी का अर्थ पूछा गया है 2020 के अनुसार। विभिन्न प्रकार की संख्याओं को समझने की योग्यता है, भारतीय संख्याओं पर मौलिक गणितीय समक्रियाओं को करने की योग्यता है, शिक्षार्थियों के केवल गिनने के कौशल के विकास की योग्यता है, या फिर संख्याओं के ऐतिहासिक विकास को जानना है। बुनियादी सांख्यिकी का अर्थ पूछा गया है और ये है भारतीय संख्याओं पर मौलिक गणितीय समक्रियाओं को करने की योग्यता है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये बुनियादी सांख्यिकी का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षार्थियों का प्रस्तावित रखती है? किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है? परीक्षा केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अधिगमकर्ता केंद्रित या फिर बहिष्कार केंद्रित? तो यहाँ पर NEP 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है? तो ये रखती है अधिगमकर्ता केंद्रित। कौन सा? अधिगमकर्ता केंद्रित। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के नामक परियोजना मिशन आरंभ किया। यहाँ पर उस परियोजना के बारे में पूछा गया है। ये सारा जो मामला है ये परियोजना पर टिका हुआ है। परियोजना के बारे में क्या? निष्ठा परियोजना है, निपुण भारत, FLN या फिर दीक्षा, है ना। तो आपको पता होगा निपुण भारत, है ना। क्या है निपुण भारत? इस पर भी एक वीडियो में प्रॉपरली लाऊंगा, है ना। निपुण भारत से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारी जानकारी मैं दूंगा, है ना। तो वो परियोजना कौन सी है, वो मिशन कौन सा है? निपुण भारत है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए रिक्त स्थान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। मातृभाषा, विदेशी भाषा, अंग्रेजी भाषा या फिर केवल सांकेतिक भाषा? तो आपको सभी को पता है, बार बार मैं बता चुका हूं, बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। वो होगा आपका मातृभाषा। क्या होगा? मातृभाषा। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। 1 से 5 तक की जो कक्षा है वो मातृभाषा के रूप में ही उनको पढ़ाया जाएगा। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है? बहु विषयकता शिक्षा पर, कठोर पाठ्यक्रम पर, योगात्मक आकलन पर या फिर परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र पर? तो ये बहु विषयकता शिक्षा पर बल जोर दिया है, यानी कि बल दिया है। पहला वाला जो विकल्प होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक सिद्धांत का निरूपण करता है जो कि शिक्षा प्रणाली व्यवस्था का मार्गदर्शन करेगा? यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं और कूट में आपको आंसर देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आपको बताना है मौलिक सिद्धांतों का निरूपण करता है जो कि शिक्षा प्रणाली यानी कि व्यवस्था का मार्गदर्शन करेगा। पहला विकल्प है शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक विद्यार्थी के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना। आपका जो पहला वाला विकल्प है वो बिल्कुल सही होगा, है ना। दूसरा विकल्प है आपका बहुविषयक और समग्र शिक्षा पर देना। बिल्कुल बहुविषयक और समग्र शिक्षा पर बल देना। केवल दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग। देखिए केवल नहीं, जहां पर केवल आ जाए जैसे कि मैंने बताया नेगेटिव में चला जाता है ना, तो केवल नहीं, है ना। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प होगा आपका नेगेटिव होगा, केवल दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए ही, ऐसा नहीं है, सभी विद्यार्थियों के लिए है। फोर्थ वाला विकल्प है नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सृजनात्मकता और आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहन देना। तो बिल्कुल सही है, सृजनात्मक और
आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना है, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा, यानी कि ए, बी और डी। ए, बी, डी कहां पर लिखा हुआ है? ए, बी, डी आपके दूसरे वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का एक स्तर नहीं है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है? यहाँ पर स्कूली शिक्षा का एक स्तर कौन सा नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। कहने का मतलब है कि जो 5, 3, 3, 4 यानी कि 4 जो स्तर हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, है ना, इनके बारे में, तो कौन सा स्तर एक नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। बुनियादी स्तर बिल्कुल है, जो कि पहला स्तर है ना। प्रारंभिक प्रीपेटरी स्टेज, ये आपका प्रारंभिक स्तर जो कि दूसरा स्टेज है। मिडिल स्टेज ये आपका तीसरा स्तर है। जो प्रारंभिक स्तर है ये आपका किसी भी प्रकार का स्तर नहीं है ना। प्राथमिक स्तर ये आपका किसी प्रकार का स्तर नहीं है, 2020 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो ये 3 स्तर हो गए। चौथा स्तर कौन सा है आपका? सेकेंडरी स्टेज। कौन सा है? सेकेंडरी स्टेज, ये आपका चौथा स्तर है ना, प्राथमिक स्तर नहीं है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु तक क्या सीमित होनी चाहिए, ये सुझाती है एनईपी 2020। क्या तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होना चाहिए? यहाँ पर कंठस्थीकरण तो हो ही नहीं सकता, है ना। विद्यार्थी के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होनी चाहिए, या फिर समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर क्या होगा? 47 का समालोचनात्मक, है ना। जहां पर समालोचनात्मक आ जाए आपका क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है आंसर आपका वही होगा। प्रश्न केवल यह है कि प्रश्न आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा जो है वो समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? यहाँ पर देखिए पर्यावरण अध्ययन के बारे में पूछा गया है, और इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कक्षा 2, 3 में दिया गया है, कक्षा 3, 4, 5 में, 5, 6 में, या फिर 9 और 10 में। तो मैंने आपको बताया था शुरू में 3, 4 और 5, है ना। इन 3 कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन एक विषय के तौर पर रखा गया है। तो आपका कक्षा 3, 4 और 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी वाला, है ना। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा 2020 नीति के अनुसार NCFSC, है ना, का मतलब क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म आपको बताना है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? 4 विकल्प है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फ्री स्कूल एजुकेशन होगा, नेशनल कमेटी फॉर स्कूल एजुकेशन होगा, या फिर नेशनल कमेटी फॉर फोकस इन स्कूल एजुकेशन होगा। यहाँ पर देखिए NCFSE का आपको फुल फॉर्म बताना है, इसका मतलब क्या होता है एनईपी 2020 के अनुसार। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, इसको क्या कहते हैं? एन से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही है, ताकि यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम के विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही। क्यों कर रही है एनईपी 2020? परीक्षा में विद्यार्थियों को प्राप्तांकों को सुधारा जा सके इसलिए कर रही है, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों का प्रदर्शन सुधारा जा सके, पाठ्यक्रम को पूरा करने में शिक्षक के भार को कम किया जा सके, या फिर विद्यार्थी रटकर सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़े। ये किस लिए किया जा रहा है? ये विचार जो पाठ्यक्रम के विषय वस्तु की कमी के बारे में जो जिक्र किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है, या क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। क्योंकि जो बच्चा है वो रटकर ना आए, है ना, कम रहेगा विषय वस्तु यानी पाठ्यक्रम, तो क्या है उसका सोच समझ कर पड़ेगा। तो यहाँ पर विद्यार्थी रटकर सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़े, इसलिए जो पाठ्यक्रम है, जो विषय वस्तु है, उसको कम करने पर विचार कर रही है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीके पर बल देती है? यहाँ पर अनुभवात्मक अधिगम, डिजिटल अधिगम, वैज्ञानिक अधिगम और करके सीखना। तो यहाँ पर देखिए जो अनुभव द्वारा सीखता है उस पर भी बल देती है। डिजिटल आपका हो गया सही, वैज्ञानिक हो गया, करके सीखना, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी वाला विकल्प। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्र और बच्चों के श्रेष्ठ संभव भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षक की अभिप्रेरणा और उनका सशक्तिकरण जरूरी है।
इस दृष्टि कथन को साकार करने के लिए क्या लाया गया है? सीपीडी, जैसे अवसरों को आरंभ करने का सुझाव दिया गया है। तो यहाँ पर जो सीपीडी है इसका अर्थ है, यानी कि फुल फॉर्म आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीडी का सेंट्रल प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, कोर प्रिंसिपल डेवलपमेंट होता है, करिकुलम प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, या फिर कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है। सीपीडी का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर सीपीडी का फुल फॉर्म होता है आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये जो फोर्थ वाला विकल्प होगा आपका बिल्कुल सही होगा, इसका फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, है ना। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर फुल फॉर्म ज्यादा पूछा गया है तो इन पर भी आपको ध्यान देना है। तो ये जो 52 प्रश्न है ये आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे। कुछ तथ्य मैंने रखे हैं जो इसमें नहीं दर्शाए गए हैं, यदि ये पूछे तो ये इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वन लाइनर है, ज्यादा समय नहीं लगेगा इसलिए वन लाइनर रखा है कि भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? तो 3 बार। कितनी बार? 3 बार अब तक को जोड़ के, है ना। पहली आई थी 1968 में जो कि इंदिरा गांधी के समय आई थी, 1986 में आई थी दूसरी शिक्षा नीति, ये पहली है ना। ये दूसरी जो राजीव गांधी के समय आई थी, और तीसरी जो आई है वो आपकी 2020 में जो कि अभी फिलहाल में चल रही है, जो कि नरेंद्र मोदी की सरकार के समय आई है, जो कि अभी फिलहाल में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री है। दूसरा प्रश्न है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद हुई थी? यानी कि इनमें डिफरेंस था 34 वर्ष के। 34 वर्ष बाद ये जो नई शिक्षा नीति है वो आई थी 2020। अगला है नई शिक्षा नीति 2020 में मसौदा समिति, है ना, के अध्यक्ष कौन थे? जो मसौदा समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे? इंपोर्टेंट है, यदि पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन, ये आपकी नई शिक्षा नीति के जो मसौदा समिति है उसके अध्यक्ष थे। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 के कैबिनेट की जो मंजूरी मिली थी ये कब मिली थी? तो याद रखिएगा, सन पूछा जा सकता है। तो ये 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली थी। कब? 29 जुलाई 2020 को। अगला है कि नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति के जगह पर लागू किया गया है? तो 1986। पहली आई थी 1968 में, दूसरी आई थी 1986, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। 1992 में संशोधन हुआ था, ना कि शिक्षा नीति आई थी, है ना। तो पहली आपकी 1968, 1986 के बाद में आपकी 2020 में आई थी। तो इससे पहले कौन सी थी? 1986। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? तो वो है आपका 3 से 18 वर्ष। कितने? 3 से 18 साल की जो आयु वर्ग को रखा गया है ना। तो अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? तो अंग्रेजी को, है ना। किसको खत्म कर दिया गया? अंग्रेजी को। उसके जगह क्या आ गया आपका? मातृभाषा। क्या आ गई? मातृभाषा। भाषा जो स्थानीय भाषा होती है जो वहां पर बोली जाती है, उससे बच्चों को पढ़ाया जाएगा कक्षा 5वीं तक। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? जिसको अभी मैंने आपको बताया, मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा, है ना, इस पर होगी। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो 100% में से 6%, है ना। 100 में से 6% जो है वो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। तो 6% आपको ध्यान देना है। पहले जो स्कूल पाठ्यक्रम था वो कितना था? 10+2 था, है ना। अब क्या कर दिया गया है? जैसे कि हमने बता ही दिया पहले, 5-3-3-4 इस पैटर्न पर अब आपकी जो स्कूली पाठ्यक्रम है वो होगा, है ना। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, देखिए पहला राज्य पूछे तो आपको पता होना चाहिए, वो कर्नाटक है। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य आपका कर्नाटक है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को। 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? जैसे कि संशोधन के बारे में मैंने आपको बताया था, 1992 में किया गया था। अगला और अंतिम प्रश्न है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको शॉर्टकट में MHRD भी कहा जाता है, इसका नाम बदलकर क्या हो गया है? तो शिक्षा मंत्रालय हो गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लगभग आपके 70 प्रश्न लगभग आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अभी तक हमारे ऐप्स को डाउनलोड नहीं किया है तो उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, रेटिंग जरूर दीजिएगा। तो आज का वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।